तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी पर बिल्कुल फोकस कर रहे होंगे। हमेशा से ही मैं एक बात से कहता हूँ और एक बात हमेशा से सोचता हूँ यही कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं अपनी सोशल साइंस की तैयारी के लिए बिल्कुल अटेंशन में होंगे और हमेशा अच्छे से अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारी समर वेकेशन लगभग ओवर होने वाली है और हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं कुछ ही समय में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो तैयारी की, अभी तक हमने जो प्रिपरेशन की, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब जब स्कूल खुलेंगे, सिलेबस कंटिन्यू होगा, तो जिन बच्चों ने कहिए कि मई जून के समय को बर्बाद किया, वेस्ट किया, तो आप कहीं ना कहीं उनसे क्या होंगे, एक स्टेप आगे होंगे। ठीक है, चलो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वीडियो को ज़्यादा लेंथी लेक्चर वाइज ना करते हुए, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात करके गए थे कि हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आज की वीडियो में और पिछली वाली वीडियो में केवल एक चीज़ के लिए मैं पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं पिछली वाली वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के गया था कि यह जो नेशनलिज्म है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। ये क्वेश्चन में छोड़ के गया था कि कैसे नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स ये आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो पिछली वाली बुक का, पिछली वाली वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आज के टॉपिक में हम उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सबसे पहले यहाँ देखो कि उस समय जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो मिडिल क्लास 2.1 है हमारा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो उस समय जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो नया मिडिल क्लास था वो क्या था, तो उसमें समझो सबसे पहले सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर सोशल रूप से देखा जाए और पॉलिटिकली, दोनों रूप से देखा जाए, तो एरिस्टोक्रेसी जो थी, मतलब उस समय सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे उस समय। क्लियर, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर reunited by a common way of life that cut across regional division। और ये जो लोग थे, समझना जरा, ये जो इस क्लास के मेंबर्स थे, ये जो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे, वो लोग आपस में जुड़े हुए थे किस वजह से, जो उनके रीजन्स, रीजनल डिविजन्स, मतलब अलग अलग जगहों पर जो डिवाइड किए गए थे, उनमें जीने का एक तरीका, कॉमन तरीका, उससे ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। अब देखो, ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने देश के अंदर, ठीक है, और कहे शहरों के अंदर इन्होंने अपने अपने घर बना रखे थे। क्लियर, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ठीक है, और ये आपस में किस लैंग्वेज का यूज करते थे, ये आपस में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और ये जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के लोग थे, ठीक है, इनकी जो परिवार थे, फैमिलीज जो थी, वो आपस में कैसे जुड़े हुए थे, तो ये आपस में जुड़े हुए थे कनेक्शन ऑफ मैरिज। ठीक है, आपस में एक दूसरे से शादियां करवाना, ठीक है, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, ये इनकी उस समय की क्या चल रही थी, स्ट्रेटेजी चल रही थी। क्लियर, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। पर अगर मैं ये कहूं कि एरिस्टोक्रेसी में जो ग्रुप्स आते थे, उनकी अगर हम संख्या की बात करें, उनकी अगर हम संख्या की बात करें, तो उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में यहाँ आपको जो पॉइंट बोला गया था, उसके बारे में आपने यहाँ पूरा पढ़ लिया। क्लियर, अब आगे समझो। अब मेजोरिटी में कौन थे, तो देखो यहाँ मेजोरिटी में बेटा, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। अब जो मेजोरिटी में ज्यादातर लोग थे वो कौन से थे, किसान। कौन से थे, किसान। क्लियर, टू द बेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड was framed by the tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। समझना, यहां समझो कि जब वेस्ट साइड में जो ज्यादातर जमीनें थी, ठीक है, ज्यादातर जमीनें जो थी वो किनके द्वारा, उन पे फार्मिंग किनके द्वारा की जा रही थी, टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं,
टेनेंट्स वो लोग होते हैं जो जमीनों को किराए पर लेकर करते हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे जो उन जमीनों के ओनर्स थे उनके द्वारा वहां पर खेती की जा रही थी। जबकि अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए, किस साइड देखा जाए, ईस्टर्न साइड में या फिर सेंट्रल यूरोप में देखा जाए, तो जो लैंड होल्डिंग थी वो कैसी थी, वहां पर लोग स्टेट्स के पास थी और जिन पर कल्टीवेशन कौन करते थे, सर्फ्स, ठीक है। इस तरीके से लैंड पैटर्न जो है उस समय डिवाइड किया गया था। क्लियर, आगे आ जाओ। अब यहां देखो, हाँ एक सेकेंड, अब आपने दो चीजें समझी, दो चीजें क्या समझी, कम बैक टू द पॉइंट। अगर मैं पॉइंट पर वापस आऊं तो आपने दो चीजें क्या समझी, पहला तो आपने ये समझा कि एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टोक्रेटिक जो थे उस समय वो कैसे थे, ठीक है। दूसरा आपने क्या समझा कि एक माइनॉरिटी साइड एरिस्टोक्रेसी और दूसरी तरफ किसानों का एक ग्रुप था। क्लियर, यहां तक वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा ये बताया गया है कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो एक नया मिडिल क्लास बढ़कर आ रहा था, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो यहाँ पर कि वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियली क्लासेस whose existence was based on the production for the market, ठीक है। जरा इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्से थे, ठीक है, वहां पर जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और व्यापार होना शुरू हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और व्यापार होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या था कि अब वहां पर टाउन्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नए कमर्शियल क्लासेस हैं, ठीक है, उनका भी इमरजेंस होगा, बस वो डिपेंड किस पर होगा, या फिर कहें कि उनका एग्जिस्टेंस किस पर होगा, तो ये जो प्रोडक्शन करेंगे मार्केट रिलेटेड उस पर उनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगा। क्लियर, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। इंग्लैंड में देखो जरा ध्यान से, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ था आपका 18th सेंचुरी के हाफ में, ठीक है, वो भी सेकंड हाफ, मतलब अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 1750 के बाद से, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड बाय ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। अगर फ्रांस और जर्मन की कुछ जगहों की बात की जाए तो वहां पर जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 19th सेंचुरी में। क्लियर, in its wake new social groups came into being, a working class population। आप समझो बेटा, जरा समझना, इससे पहले जब हमने डिस्कस किया तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप के बारे में बात की थी हमने, एरिस्टोक्रेटिक, सॉरी एरिस्टोक्रेटिक और इसके अलावा पीजेंट्स के बारे में, ठीक है। इन दो ग्रुप्स के बारे में हमने उस समय डिस्कस किया, पर आप एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ वहां पर एक नई वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, जिसका नाम रखा गया क्या, आ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। एंड मिडिल क्लास वाज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। उस समय दो ही चीजें चल रही थी, एरिस्टोक्रेटिक या फिर पीजेंट्स का ग्रुप, ठीक है। पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन अलग हो गई। इसके बाद मिडिल क्लास, अगर हम बात करें किसके बारे में बात करें, मिडिल क्लासेस के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन आ रहे थे, तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे और प्रोफेशनल्स भी थे। क्लियर, आगे समझो, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो इन ग्रुप्स की जो संख्या थी, ठीक है, ये ग्रुप जो थे वो कहीं ना कहीं नंबर्स में क्या थे, कम थे। कब तक, till late 19th century। Clear? It was among the educated liberal middle classes that ideas of nation unity following the abolition of aristocracy and privilege gained by sorry aristocracy privilege gained popularity। अब समझो बेटा यहाँ क्या, ये लाइन क्या मतलब कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है कि it was among the educated liberal middle class
that the idea of national unity following the abolition of aristocracy place gained popularity. मतलब समझो इस लाइन का मतलब सिंपली ये आपसे कहा गया है कि यही वो ग्रुप था, ठीक है, यही मिडिल क्लास ग्रुप था जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, और ऐसे लोग जो थे वो आजादी की डिमांड, जो नेशनलिज्म का आइडिया या जो नेशन यूनिटी का आइडिया आया था वो इन लोगों के द्वारा ही दिया गया था, और इन लोगों ने ही कहा था कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक है इन्हें बचपन से जो सुविधाएं मिलती है बाय बर्थ, मतलब जैसे ये पैदा हुए वैसे ही इनको जो सुविधाएं दी जाती थी उन सबको खत्म करना चाहिए। जब इन लोगों ने ये आइडिया दिया, ठीक है, जब इन लोगों ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या हो गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। क्लियर? आगे आगे आ जाओ। अब देखो ये जो वर्ड है लिबरल नेशनलिज्म, सॉरी ये जो आपसे कहा गया है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म, क्लियर? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं हर चीज का हर किसी के लिए क्या होता है, अलग मतलब होता है, ठीक है, तो ऐसे ये जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका हर किसी के माइंड में एक अलग ही कंसेप्ट चल रहा था। क्लियर? सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म होता है ये आखिरकार क्या होता है, ठीक है। अब ये जो नेशनलिज्म है, लिबरल नेशनलिज्म या फिर कहें लिबरलिज्म, इसकी मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग थी, कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखो, ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. जैसे ही नेशनल यूनिटी के बारे में चर्चाएं होना शुरू हुई 19th सेंचुरी में यूरोप में, तो वहां के लोग जो थे वो लिबरलिज्म के लिए क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ठीक है, मतलब उनके माइंड में ये लिबरलिज्म वाला कंसेप्ट चल रहा था। अब ये लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, ठीक है, ये जो लिबरलिज्म वर्ड है, ठीक है, इसको किसमें से लिया गया है, इसका जो रूट वर्ड है वो लिबर है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आजादी। क्या होता है, आजादी। अब समझो लिबरलिज्म का मतलब हर किसी के लिए बेटा क्या था, अलग अलग था। बच्चे लिबरलिज्म का मतलब हर किसी के लिए अलग था, कैसे? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट करते चलना, पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट करो। सबसे पहले क्या था कि फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट करना कि जो मिडिल क्लास था, न्यू मिडिल क्लास मतलब ये जो इंडस्ट्रीजाइजेशन के बाद जो बनना शुरू हुआ उसका मतलब क्या था, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि हर किसी को आजादी हो, ठीक है, एवरीवन शुड बी इंडिपेंडेंट, फ्रीडम होनी चाहिए और सभी लोग कानून लॉ के सामने इक्वल होने चाहिए। क्लियर? पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, और यहां पर ये लाइन जो कह रही है ना, पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहां पर ये लाइन ये कह रही है बेटा कि आप, सॉरी मतलब ये समझो न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था कि रूल होना चाहिए, कैसा, क्या कहते हैं, मतलब हर किसी को आजादी होनी चाहिए और लॉ के सामने सभी लोग एक समान होने चाहिए। मतलब यहाँ पर वो लोग क्या चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए, इस लाइन का मतलब बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो सबकी सहमति से हो, ठीक है, क्या हो, सबकी सहमति से। क्लियर? आगे आ जाओ। हाँ देखो, सिंस द लिबरलिज्म, सॉरी सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ बेटा, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो लिबरलिज्म का मतलब जो समझ में आया वो क्या समझ में आया कि वहां पर ये कहा गया था कि लिबरलिज्म का मतलब ये है कि ऑटोक्रेसी को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो बचपन से ही क्लर्जी ग्रुप को जो सुविधाएं मिल रही है उनको खत्म कर देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना चाहिए, इसके साथ गवर्नमेंट बनानी चाहिए, वो भी कौन सी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उसको बनाया किससे, पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है, ये पहला लिबरलिज्म का मतलब समझा था मिडिल क्लास ने। क्लियर? 19th century liberals also stressed the inviolability of inviolability of
प्राइवेट प्रॉपर्टी, और 19वीं सेंचुरी में आकर ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज के भी अगेंस्ट में हो गए थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट भी नहीं रहेगा। क्लियर। अब ये रहा फर्स्ट, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। क्लियर। अब आगे समझो। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। आ जाओ मेन पॉइंट पर आ जाओ। पॉइंट क्या कह रहा है बेटा कि हालांकि मिडिल क्लास के जो लोग थे उन लोगों ने क्या कहा था बेटा, उन लोगों ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए कानून के सामने, ठीक है, और हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, ये चीज मान ली उन्होंने, ठीक है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये भी मत समझना बेटा कि हर किसी को यूनिवर्सल सफरेज मिल जाएगा। अब आप ये कहेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, तो यूनिवर्सल सफरेज मींस राइट टू वोट। तो उन्होंने ये कहा कि हर कोई इक्वल तो होगा कानून के सामने और हर किसी के पास आजादी तो होगी, पर राइट टू वोट हर किसी के पास नहीं होगा। तभी अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ध्यान दो, किसमें ध्यान दो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ध्यान दो, तो द विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि अगर आप उस समय के ध्यान दोगे, अगर आप उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ध्यान दोगे तो उस समय भी आपको अच्छे से पता होगा कि क्या पता होगा कि वहां पर जो राइट टू वोट का अधिकार मिला था वो केवल उन्हीं लोगों को मिला था जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। क्लियर। वो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला कंसेप्ट था ना, एक्ट, बस ठीक है। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जितनी भी महिलाएं थी और जितनी भी महिलाएं थी और जितने भी पुरुष थे जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको क्या कर दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स से अलग कर दिया गया। क्लियर। ओनली अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। और जब जैकोबिन का पीरियड चला, ठीक है, तो जब जैकोबिन्स का पीरियड चला तो वहां पर सारे पुरुषों को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप यूनिवर्सल सफरेज को एंजॉय कर सकते हो। क्लियर। However, the Napoleonic Code bent back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husband. What does this line mean? ये लाइन का मतलब क्या है, समझो वापस से समझो जल्दी कि जब नेपोलियनिक कोड आया, ठीक है, जब नेपोलियन वापस से पावर में आया तो उसने क्या कर दिया, उसने जो यूनिवर्सल सफरेज था उसको लिमिटेड कर दिया। कुछ ही लोगों को राइट टू वोट देने का अधिकार रखा गया, पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने का अधिकार रखा गया। इसके अलावा उसने महिलाओं को वापस से कहां भेज दिया, वापस से उनका क्या बना दिया, स्टेटस ऑफ माइनर, मतलब तुच्छ श्रेणी में उनको भेज दिया वापस से, ठीक है। मतलब तुच्छ श्रेणी में भेज दिया का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कोई कमरा है वहां भेज दिया, इसका मतलब ये है कि उनको मतलब जो भी फ्रीडम्स मिल रही थी वो भी उनसे क्या कर ली गई, खींच ली गई। और यहाँ पर जो लिखा है ना कि सब्जेक्ट टू ऑथोरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और महिलाओं को क्या कर दिया गया, महिलाओं को एक जिम्मेदारी बना दी, जिम्मेदारी नहीं, महिलाओं को क्या कर दिया गया, महिलाओं को आप ये मानिए कि निर्भर कर दिया गया, डिपेंड कर दिया गया किस पर, फादर्स पर और हस्बैंड पर। जिनकी शादी नहीं हुई थी वो अपने पिता पर निर्भर थी, और जिनकी शादियां हो गई थी वो अपने हस्बैंड पर निर्भर थी, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं थी। क्लियर। आगे देखो, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, throughout the 19th century and early 20th century, women and non-proprietary men organized opposition movement demanding equal political rights। अब देखो 19th century, पूरी 19th century, थ्रू आउट द 19th century और 20th century की शुरुआत में भी, पूरी 19th century और 20th century की शुरुआत में भी जो महिलाएं थी या जो नॉन प्रोप्राइटेड मैन थे, मतलब जिनके पास जमीनें नहीं थी, उन लोगों ने बहुत सारे आंदोलन करने शुरू किए, ठीक है, कि हमें भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। क्लियर। चल सॉरी, इक्वल स्टेटस कहिए या फिर उन्होंने डिमांड की कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को तो शुरू में ही नहीं दिए थे उन्होंने। फ्रांस रिवॉल्यूशन में अगर आप देखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो महिलाओं को तो उन्होंने, और ऐसे लोगों को जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको तो उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स दिए ही नहीं थे।
क्लियर। फिर जैकोबिन का टाइम आया तो उस समय सभी पुरुषों को केवल अधिकार मिल गए, महिलाओं को नहीं मिले। क्लियर। अब जब नेपोलियन वापस से आया तो उसने सभी को हटा दिया, मतलब कुछ ही लोगों के पास रहा। तो जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी या जो महिलाएं थी, उन्होंने इसके लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए, उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हमें भी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। क्लियर। चलो, तो आज के लिए इस वाली वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए हम इसी पार्ट को यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, इसके आगे की जो डिस्कशन है उसको हम आगे पढ़ेंगे, पर जब जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है उतना आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है। क्लियर। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का यही फायदा होता है कि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। समझे। चलो, दी एंड है, पर होमवर्क है। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क ये है कि जितना भी आज तक पढ़ाया है टिल डेट, ठीक है, और ये जो है वो चौथी वीडियो है, ठीक है, तो जितना भी आज तक पढ़ाया है वो पूरा आपको पढ़ के आना। क्लियर। और सारी चीजें रिवाइज करके आनी। क्लियर। चलो, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।